व्हाट्सअप दोस्तों। चलो हम जो प्रीवियस वीडियो में मैंने जिस बात किया था पीरियोडिक एलिमेंट्स थे, सेम साइंस वन टॉपिक, सेम विषय जो मैं आपके सामने ट्यूटर से बन के खड़ा, आपका दोस्त फ्रेंडली दोस्त बन के खड़ा। तो जिस वीडियो में मैंने आखिरी में जो बताया था उसी जगह से हम लोग आपकी शुरुआत करते हैं। आखिरी वाला स्टार्टिंग में बताया, मैं आखिरी बात कर रहा हूँ। आखिरी में मैंने ये बोला था कि मेरे को अगर एनर्जी चाहिए तो ऑफकोर्स आपका व्यूज़, आपका सब्सक्रिप्शन, आपका व्यू हावर मुझे ज़रूरत है। आप जितने मेरे सब्सक्राइबर्स को बढ़ा सकते हो उतने बढ़ाओ, ताकि मेरा एनर्जी लो डाउन ना हो जाए, बैटरी लाइफ कम ना हो जाए मेरा। अब आप सोचते रहो यार मेरा बैटरी लाइफ, मैं थोड़ा इलेक्ट्रिकली चार्ज हूँ, बट बच्चे दोस्तों या फिर मेरे प्यारे जो व्यूवर्स हैं, खाना पीने का तो सवाल है ना, खाना पीने के लिए भी मुझे चाहिए। तो आपको मैं ग्रीडीनेस दिखा रहा नहीं, फिर सेल्फिशनेस दिखा रहा नहीं, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि आप अगर मेरे व्यू कंटेंट्स को बढ़ा रहे हो, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। प्लीज़ आप इतना ही करो कि मेरे सब्सक्राइबर्स को बढ़ाओ। आपके व्यूज़ जो आप देख रहे हो, आपको अगर अच्छा लगे आप शेयर करने को जाओ, जिस मामले में भी आपको शेयर करना है, तो एनी वेबसाइट या फिर आपको कोई भी व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में आपको लगे कि मेरा वीडियोस को जाना चाहिए, देखने चाहिए बच्चे लोग, तो आप प्लीज़ अपना काम कीजिएगा। बट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर मोमेंट आपको सिर्फ शेयरिंग करना नहीं है, आपको खुद उस वीडियो को भी पूरा तरीके से देखना है। लगातार मत देखो, लेकिन रुक रुक के देखो, ताकि आपको एक नॉलेज तो मिल सके अपने बच्चों को सिखाने के लिए या फिर अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको बताने के लिए कि हाँ मैंने आज एक नॉलेज ढूंढा, आज एक फन फैक्ट ढूंढा मैंने। देखिए दोस्तों, मैं जब भी एक वीडियो बनाता हूँ मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि मुझे दोस्त पूछते कुछ ना कुछ, मुझे व्यूवर्स पूछते एक क्वेश्चन पूछते जिसमें मैं खुद अटक जाता हूँ, बट बोलता हूँ उसका आंसर। दैट सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज गुड। तो चलो इतना है जो मैंने बताया, ये आप अपने दिमाग में रखोगे ऐसा मुझे लगता है। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड दिस प्लेलिस्ट दैट आई एम शोइंग यू, साइंस वन, मैथ्स वन जो हम लोग चालू कर रहे हैं, जिसमें मैंने बताया था। तो ये वीडियो का शुरुआत हम करते हैं विद द सेम फन फैक्ट। हाइड्रोजन जो यूनिवर्स में मैंने जो लास्ट वीडियो में बताया था, हाइड्रोजन इज द यूनिक एलिमेंट इन द यूनिवर्स। इसके अलावा एक और चीज़ है दोस्तों, ऑक्सीजन भी एक ऐसा यूनिक एलिमेंट है जो प्रेजेंट है अर्थ में। जो ऑक्सीजन है, इन सब बाकी सारे एलिमेंट्स में से कुछ यूनिकनेस ऑक्सीजन के पास भी है। ऑक्सीजन इज नाइदर ऑर्डर, इज नॉट ऑर्डर ऑर्डर, मतलब ऑर्डर अगर बात करें, उसको स्मेल नहीं है, उसको टेस्ट नहीं है, उसको लिक्विफाई भी नहीं कर सकते हम लोग। ये एक चीज़ आप याद रखो। और सबसे पहली बात तो दोस्तों, ऑक्सीजन एक यूनिक एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ ही। एंड प्रीवियस वीडियो में मैंने आखिरी जो कंटेंट है सबसे पहले जो डिस्कस किया, उसके थोड़ी देर पहले मैंने एक क्वेश्चन भी पूछा था आपको कि हाइड्रोजन की जो आइसोटोप्स है, 3 स्पेशल आइसोटोप्स, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, among these 3 isotopes of hydrogen which isotope is referred as hard water। मैंने ये क्वेश्चन पूछा था। मतलब हार्ड वाटर बनने के लिए वाटर का अगर मैं फॉर्मूला बताऊं, केमिकल फॉर्मूला बताऊं, इट इज नथिंग बट H2O। लेकिन मतलब ऑक्सीजन को जरूरत होता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ये मैंने बताया था। लेकिन आपको दोस्तों एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट लगनी चाहिए कि ये नॉर्मल वाटर है। हार्ड वाटर, शाइनिंग वाटर, बहुत सारे टाइप के वाटर्स होते हैं जो हमारे इस यूनिवर्स में प्रेजेंट है। एंड आपको इस चीज़ को याद भी रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आप ढूंढ सकते हो अपने गूगल पे या फिर किसी और चीज़ पे, वेबसाइट पे भी आप ढूंढ सकते हो कि हार्ड वाटर मैंने क्यों ऐसा स्पेशल मैंने बोला था हाइड्रोजन के बारे में भी। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर मुझे मिला है, तो उसका नाम मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, वरना आप बोलोगे कि यार बहुत पार्सलिटी कर रहे हैं। तो जिसने भी मुझे आंसर दिया है उन सब लोग के लिए यह आंसर जो उन्होंने बोला है ट्रिटियम इज अ रॉन्ग आंसर। बट एक जन ने मुझे बोला कि ड्यूटेरियम इज अ राइट आंसर, बट ही डिडंट गिव एनी डिस्क्रिप्शन अबाउट इट। तो दोस्तों ड्यूटेरियम एक हार्ड वाटर है। ड्यूटेरियम का जो 2 मॉलिक्यूल अगर मैं यूज कर रहा हूँ, D2O मैंने अगर बना दिया, हाइड्रोजन का जो आइसोटोप है ड्यूटेरियम, उसका 2 मॉलिक्यूल लिया, उसको कंबाइन किया ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल के साथ, देन इट विल ब्रिंग और गेट कन्वर्टेड इनटू हार्ड वाटर। ये आप समझ लो, गाढ़ापन मिलेगा उस पानी को। मतलब वो डाइल्यूटनेस दिखाएगा नहीं मुझे, फिर ट्रांसपेरेंसी दिखाएगा नहीं, फिर मेरे फ्लो को बॉयंसी फोर्स जो रहता है, लिक्विड फ्लूइडिटी या फिर हमारे जो लिक्विफाइड एलिमेंट्स में जो बहुत सारे अलग अलग टाइप के जो प्रॉपर्टीज है, उन प्रॉपर्टीज का एक्सटेंट ज़्यादा बढ़ेगा इस पानी में। तो D2O का एक और फंडामेंटल प्रॉपर्टी है कि हार्ड वाटर बोल रहे हैं हम लोग, हमारे पास
समझो हार्ड का ऑपोजिट क्या है, सॉफ्ट, इंग्लिश में इतना तो बेसिकली हमको मालूम है। तो हार्ड वाटर में बेसिकली अगर आप कपड़ा धोते हो या फिर क्लोथ्स को कुछ वार्निश करते हो, कोई यूटेंसिल्स को धोते हो सोप के साथ, सोप क्वांटिटी अगर मिलाते हो डिटर्जेंट्स या फिर कोई सोप मॉलिक्यूल को आप मिलाते हो, तो वो सोप का जो पर्टिकुलर पार्टिकल्स रहते हैं, मॉलिक्यूल मिलते हैं जिसमें से डर्ट बाहर निकलता है, वो होता ही नहीं, वो प्रोसेस चलता ही नहीं उस चीज़ के अंदर। मतलब आप क्लोथ्स को कितना भी रगड़ के दो, डर्ट विल बी एट द सेम पार्ट इटसेल्फ, सोप क्वांटिटी भी जाएगा नहीं उस चीज़ से, वो भी आप समझ लो। झाग जो निकलता है हमारा, जो हम लोग पानी से निकलते हैं, सोप चले जाता है। सो हम लोग जो नॉर्मल पानी में हम लोग जब कपड़ा धोते हैं या फिर कुछ यूटेंसिल्स धोते हैं, सोप अगर मिला रहे उसको कोई डेटॉल या फिर कुछ और मिला रहे जो ऐसा एंटीसेप्टिक या फिर कुछ डिटर्जेंट्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उसको 2-3 बार रिंस करने के बाद या फिर उसको 2-3 बार वॉश करने का वो निकल जाता है। लेकिन हार्ड वाटर में अगर आप कर रहे हो ये चीज़, द क्लोथ्स विल कंटेन द पार्टिकल्स ऑफ डिटर्जेंट और एनी काइंड ऑफ सोप और एनी काइंड ऑफ एंटीसेप्टिक दैट इज यूज्ड। क्योंकि हार्ड वाटर में वो स्पेसिमेन मैंने आपको पहले बता दिया, वाटर का जो 3 प्रॉपर्टीज, बहुत सारे प्रॉपर्टीज अलग अलग भी हैं, लिक्विड में भी, फ्लूइडिटी, बॉयंसी, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज है। ये प्रॉपर्टीज का एक्सटेंट भी होता है, उस एक्सटेंट के ऊपर रहता है हार्ड वाटर का। हेंस दिस कंपोनेंट इज नॉट कमर्शियली यूज्ड फॉर क्लोथ्स or any sort of things that is to be washed or rinsed। तो हार्ड वाटर दोस्तों कहाँ पे यूज होता है? इट इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज टू फॉर्म वेरियस टाइप ऑफ लैबोरेटरिकल एक्सपेरिमेंट्स में इसको काम कर सकते हैं। आपने एक और चीज सुना होगा ऐसा मुझे लगता है, या फिर नहीं सुना रहेगा तो भी मैं हूँ, वाटर गैस आपने सुना होगा कहीं ना कहीं। तो वाटर गैस हाइड्रोलिटिक पावर प्लांट या फिर ऐसे बहुत सारे जगहों पे यूज होता है जहाँ पे गैस से या फिर विंड एनर्जी से भी कोई भी चलता है। टर्बाइंस फ्लो करते रहते हैं, अपना साइकिल चालू करते रहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बनते रहता है उससे। तो कभी कभी विंड एनर्जी से भी बनता बोलते हैं ना हम लोग। तो विंड एनर्जी मेनली इसके स्टीम से निकलता है, हार्ड वाटर के स्टीम से। हार्ड वाटर का जो गाढ़ापन रहता है उसका स्टीम के बाद ज़्यादा पावर रहता है। व्हेन इट इज ब्लोन टू द टर्बाइन मूव्स क्विकली एंड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट। तो दोस्तों आज का जो मैंने बताया था, वो जो क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, उसका आंसर मैंने दे दिया। ड्यूटेरियम इज द मॉलिक्यूल और आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन विच फॉर्म्स इन हार्ड वाटर। इसके प्रॉपर्टीज में बना था। अब हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के लेक्चर में। अब इस वीडियो में सबसे पहली बात, जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि लास्ट वीडियो भी नहीं, थोड़ा और पीछे चलते हैं। इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि मैं आपको डिस्कस करूंगा कि व्हाट इज एन एटम, व्हाट इज मॉलिक्यूल, व्हाट इज एलिमेंट, व्हाट इज कंपाउंड, ये सब बताऊंगा, मैंने बताया था। तो उसके बारे में बताऊंगा कि मुझे मेरे एक व्यूअर ने मुझे बोला कि सर आप थोड़ा शायद भूल गए हो बताने के लिए। मैंने बोला था ना मेरा एनर्जी डाउन होता है कभी कभी, तो एनर्जी डाउन होता है तो मैं कभी भूलना, कभी बीमारी होती है। बट टेंशन मत लो, कोई व्यूवर्स है जिनके पास एनर्जी फुल कमांड में है, क्योंकि उन्होंने सब्सक्राइब किया है मेरा, तो डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल बटन। चल लेते हैं। तो एटम जो है उसका डेफिनेशन जो उन्होंने बताया, हम लोग को पता है, वो है एटम को सबसे पहली बार लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, इसको परमाणु बोलते हैं हम लोग। तो परमाणु, इसके अलावा अभी एटम का जो डेफिनेशन है, एटम इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए मैटर। कोई भी मैटर, कोई भी सब्जेक्ट, किसी का कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास रहता है, उसके पास एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल रहता है जो हमारे नेकेड आई से हम लोग देख नहीं सकते। इट इज डिफाइंड, इट कैन बी सीन बाय द इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। तो एटम का जो डेफिनेशन या फिर उसका सबसे स्टार्टिंग से हम लोग बोलते हैं, जैसे परमाणु इसको बोलते हैं हम लोग संस्कृत में। एटम का जो डेफिनेशन है, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर। कोई भी ऑब्जेक्ट, किसी के पास भी मास हो, कुछ भी हो, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के पास जो स्पेसिमेन स्मॉलेस्ट जिसमें रहेगा उसको हम लोग एटम बोलेंगे। एंड इट कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई, हमारे आँख से उसको देख नहीं सकते हम लोग। इट कैन बी सीन ओनली बाय इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, याद रखो। तो एटम इज डिफाइंड एज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। ठीक, ये सबसे पहला डेफिनेशन। सेकंड, एलिमेंट को तो मैंने बता दिया कि एलिमेंट स्पेसिफाइज एन एटम, वो तो आपको क्लियर है। एंड सेकंड, मैंने एक और सबसे पहले वीडियो में डेफिनेशन दे दिया था एलिमेंट का, कि एलिमेंट इज पर्टिकुलर सब्सटेंस और एनी सॉर्ट ऑफ एन एटम विच कैन नॉट बी फिजिकली और केमिकली डिवाइडेड, सब डिवाइडेड और डिस्ट्रॉयड। ये मैंने बताया था। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं मॉलिक्यूल की तरफ।
बहुतों को प्रॉब्लम होती है समझने में कि यार एटम और मॉलिक्यूल में फर्क क्या है, क्योंकि दोनों को स्मॉलेस्ट पार्टिकल बोलते हैं, लेकिन किसका, ये क्वेश्चन आना चाहिए, किसका। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर और एनी सच ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और इन द यूनिवर्स में ही अगर केमिकल बात करूं सबसे छोटा एटम ही रहेगा, लेकिन मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इट्स बेसिकली ट्रू, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ये भी है, लेकिन आपको एक बात जाननी पड़ेगी, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड। अब कंपाउंड का बात कर रहा हूं, तो कंपाउंड मीन्स व्हाट, तो कंपाउंड इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, एक या एक से ज्यादा एलिमेंट, या फिर एक या एलिमेंट्स को मैंने बताया था स्पेसिफाइज एन एटम, तो एक या एक से ज्यादा एटम को अगर मैं कंबाइन कर रहा हूँ, जैसे H2O इट इज अ कंपाउंड, T2O इट इज अ कंपाउंड, CO2 इट इज अ कंपाउंड, भले वो गैस स्टेट में, भले वो सॉलिड स्टेट में, कोई भी स्टेट में क्यों ना हो, बट इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम्स, टू और मोर एटम्स बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो H2O में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, टोटल एलिमेंट्स कितने, 3 आइटम्स है मेरे पास, सेम एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, कुछ भी कॉम्बिनेशन अगर हो रहा है एलिमेंट्स का एक सब्सटेंस को बनाने के लिए, देन दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस इज नोन एज अ कंपाउंड इन केमिकल लैंग्वेज। एंड इसका एक और बेसिकली एक और चीज है कि कंपाउंड कैन बी फिजिकली और केमिकली डिवाइडेड, डिवाइडेड आपको याद रखो, डिवाइडेड मैं बोल रहा हूँ, डिस्ट्रॉयड नहीं बोल रहा हूँ, डिवाइडेड बोल रहा हूँ। एलिमेंट्स कैन नॉट बी डिवाइडेड क्योंकि वो सिंगल है, एटम एक ही है, एन एटम कैन नॉट बी destroyed neither it can be created, ये आपको पता होना चाहिए। एंटोइन लवॉइजर का जो कंजर्वेशन ऑफ मैटर है उसमें स्पेसिफिकली स्टेट किया गया ये चीज को, एटम इज नाइदर डिस्ट्रॉयड नॉर इट इज क्रिएटेड, आपको ये चीज याद रहना चाहिए 9 से। यहाँ पे भी कंपाउंड इट इज बेसिकली 2 और मोर एटम्स, तो अगर इसका डिवीजन अगर मैं कर रहा हूँ तो एक एटम अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं H2O को अगर मैं रिएक्ट करवा रहा हूँ ज़्यादा देर से, या फिर उसको मैं हीट कर प्रोड्यूस कर रहा हूँ, इसको हीट दे रहा हूँ मैं, देन इट माइट हैपन कि एक H अलग हो जाए, सिर्फ OH बचे जिसका माइनस चार्ज हो, और H अलग हो जाए, H का जो पॉजिटिव चार्ज, ऐसा हो सकता है, बट इट इज रिवर्सिबल रिएक्शन। अगर मैं उसको हीट दूँ तो ऐसा हो सकता है, लेकिन इट इज सबडिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट पार्ट्स, मतलब एक एलिमेंट बन गया वापस से कभी भी कंपाउंड बना है, तो इसको डिवीजन बोल रहा हूँ दोस्तों। डिवीजन का आप गलत मतलब मत ले लेना कि मतलब तोड़ रहा हूँ मैं एटम को, ना मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, सबडिवाइडेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। कंपाउंड मतलब एक ऐसा चीज या फिर ऐसा सब्सटेंस जो है कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। मॉलिक्यूल अभी क्लियर हो गया, मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड, ये दो चीज आपको क्लियर है। तो कंपाउंड क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो दोस्तों ये तीनों चीज आपको अभी क्लियर हो गया रहेगा, एंड जो डाउट्स पूछे गए थे वो भी क्लियर हो गया रहेगा, ऐसा मैं समझता हूँ। और कोई डाउट्स तो आप बिंदास पूछ सकते हो व्यूअर्स मुझे, जिनके पास एनर्जी ज़्यादा है मेरा एनर्जी बढ़ाने के लिए। तो हम आज का वीडियो शुरुआत करते हैं, बहुत टाइम हो गया। तो ये जो वीडियो है बेसिकली हम सेम पीरियोडिक एलिमेंट्स के बारे में ही है। तो आज का जो वीडियो हम शुरुआत करते बहुत टाइम हो गया, तो ये वीडियो बेसिकली हम लोग आगे का जो थियरी मैंने जैसे पहले बताया था, लास्ट वीडियो में डोबेनियस का ट्रायड्स बताया था थियरी। तो आज जो नया साइंटिस्ट है वो हमारे जॉन न्यूलैंड्स है। लेकिन दोस्तों किसी को भी इनका पूरा नाम पता है? नहीं पता? मैं बता देता हूँ उसमें क्या। इनका पूरा नाम है जॉन अलेक्जेंडर रीना न्यूलैंड्स। इतने बड़े नाम को सिंप्लीफाई करने के लिए JAR न्यूलैंड्स बोलते हैं हम लोग। ये नाम का सब छोड़ो, बेसिकली ये जो इनका नाम मैंने जो बताया इतना बड़ा नाम है, जो इनके करतूत भी इतने बड़े हैं। तो जॉन न्यूलैंड्स ने जो थियरी प्रपोज किया था, दैट ईयर वाज 1866।
जॉन वुल्फगैंग डोब्लिंगर साहब ने कभी पोस्ट किया था अपना थियरी को, इंस्टाग्राम पे वो सब नहीं पता, उन्होंने एक लेटर बॉक्स में थियरी पोस्ट किया था। तो वो डेट था कुछ, वो टाइम था 1817 का। तो कितना साल हो गया दोस्तों, मैथमेटिक कैलकुलेशन बता रहा नहीं हूँ, बहुत टाइम हो गया। नया साइंटिस्ट आया, इन्होंने बहुत सारा पेपर्स को झाड़ा मरोड़ा। उस टाइम पे ऐसा कोई हमारे पास वेबसाइट सब कुछ नहीं थे, इंस्टाग्राम स्नैपचैट ऐसा कुछ नहीं। तो बेसिकली ये ईयर में 1866 में इन्होंने जो जॉन न्यूलैंड ने जो प्रपोज किया था थियरी, तो इस थियरी में भी सेम काम था। इनको एक पीरियोडिक टेबल बनाने को दिया था ताकि क्लासिफाई कर सके एलिमेंट्स को अलग अलग हिस्सों में। एंड इनके टाइम पे हमें 3 अलग अलग कैटेगरीज मिल चुके थे, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटल्स। ये तीनों कैटेगरीज अप्रूव कर दिए गए थे। मैंने लास्ट वीडियो में मैंने बताया था डॉब्लिनर के टाइम पे एंटन लवॉइसियर ने 33 एलिमेंट्स को ही प्रॉपर एलिमेंट्स बताए थे कि मेटल्स को उन्होंने कोई ऐसा एक सेपरेट कुछ दिया नहीं था, इसलिए 51 में से सिर्फ 33 एलिमेंट्स को ही हम लोग मानते थे। बट नाउ व्हेन जॉन ल्यूलैंड केम इनटू एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस मतलब उनका जो पेपर थियरी, पैदा होने का बात नहीं कर रहा, पैदा होने में तो कोई साइंटिस्ट थियरी बनता नहीं भाई। केम इनटू एग्जिस्टेंस मींस व्हेन हिज थियरी केम इनटू एग्जिस्टेंस, एट दैट पर्टिकुलर टाइम देयर वर 3 सेग्रीगेशंस, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटल्स। तो ये तीनों सेग्रीगेशंस की वजह से इनके ईयर में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो डिस्कवर हो गए थे वो थे 56 एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए थे। एंड उनका काम ये था कि ये 56 एलिमेंट्स को इनके पीरियोडिक टेबल में क्लासिफाई करना। अभी इनका पीरियोडिक टेबल बहुत अजीब था भाई, बहुत ज़्यादा अजीब था। क्योंकि अजीब इसलिए बोल रहा हूँ, इनके हिसाब से गाना जो है उसमें और केमिस्ट्री में कोई फर्क नहीं है दोस्तों। वो आप समझो, हम लोग अभी के बहुत सारे पॉप सिंगर्स रैप बीट सब सुनते हैं ना, उस टाइम पर रैप बीट सब नहीं था, नॉर्मल वॉक था। मतलब एक एक टाइप का स्लो मोशन वाला हिंदी गाना या फिर इंग्लिश, मोहम्मद रफ़ी साहब इन सबका लिविंग ऑल दैट बॉलीवुड सॉन्ग्स एंड हॉलीवुड सॉन्ग्स अपार्ट, वो सॉन्ग्स को उन्होंने केमिकल एलिमेंट्स के साथ जोड़ दिया। अभी सॉन्ग्स मतलब आप मेरे हमसफर ऐसा कोई सॉन्ग नहीं बोला मैंने। सॉन्ग उस टाइम पे इंग्लिश जो था वो था बेस्ड ऑन डो रे मी फा सो ला टी रो, डो रे मी फा सो ला टी रो। इसको अगर हम लोग क्लासिकल में समझे, मेरे को क्लासिकल का भी थोड़ा बहुत नॉलेज है इधर उधर का, तो बता देता हूँ। दो को षडजम, री को ऋषभम, मी को मध्यमम। शायद थोड़ा बहुत अपसेट लग रहा रहेगा, बट आपको मैं लिंक्स आपको दे दूंगा इसका, जो हमारे क्लासिकल वे में बताते हैं आपको इस चीज़ को। 2-3 मैंने बता दिए, षडजम, ऋषभम, मध्यमम, थोड़ा बहुत याद रखो, थोड़ा मलयाली स्लैंग रहेगा थोड़ा बहुत। बट he had proposed this periodic table with this particular type of phenomenon। मतलब हमारे जो वोकल नोट्स है या फिर क्लासिकल नोट्स है, जिसमें सबसे पहला सा से शुरुआत होता है और एंड भी सा से ही होता है। 7 सुर बोलते हैं, टोटल कितने हैं? 7 सुर बोलते हैं ना हम लोग, हमारे जो विद्वान लोग रहते हैं। लेकिन असल में टोटल 8 सुर होते हैं, जिसमें 2 सुर सेम होते हैं, ला फर्स्ट एंड लास्ट, इसलिए उनको एक ही कंसिडर किया जाता है। मैथमेटिकल कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन पता नहीं उनका क्या लॉजिक था, उनके हिसाब 7 सुर ही लगे थे। लेकिन न्यूलैंड ने क्या बोला था, उनके हिसाब से जो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट सेम बताए गए थे, उन्होंने यही चीज को अपने पीरियोडिक लॉ में भी कन्वर्ट कर दिया। मींस अकॉर्डिंग टू द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ डैश, ऑफ डैश मतलब क्या बोल रहा हूँ, ऑक्टेव्स। ये जो डो रे मी फा सोला तीनों में बोल रहा हूँ, या फिर सा नी धा पा पा धा नी सा, जो 7 सुर है हमारे, या फिर 8 सुर इसको बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं ऑक्टेव्स ऑफ म्यूजिक। तो ये ऑक्टेव्स को उन्होंने केमिकल लैंग्वेज में भी कन्वर्ट कर दिया। अभी केमिकल लैंग्वेज किस तरह से कन्वर्ट किया, उनके हिसाब से जो पहला एलिमेंट आएगा उससे जितना भी मैं एलिमेंट्स आगे बढ़ाते चलो, 1 2 3 4 5 6 7, आखिरी में जो 8वां एलिमेंट आएगा मेरे को, that particular element and first particular element will have same chemical properties, and hence he kept the same chemical properties वाला 2 एलिमेंट को in the same block 1 8। ऐसा आगे बढ़ते गया 2 9 3 10, ऐसे जाते गया। तो अकॉर्डिंग टू द जॉन न्यूलैंड्स या फिर जॉन अलेक्जेंडर वीना न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स in the year of 1866 with 56 elements discovered,
He suggested the law of octaves as he arranged. सबसे पहली बात मैं एक चीज़ और बोल देता हूँ, ये भी भाई साहब डॉबरिंगर के ही पेपर से निकाले गए, चोरी किया था इन्होंने एक चीज़, चोरी नहीं तो थोड़ा बहुत अपना स्लैंग से बता रहा हूँ कि सेम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास नंबर पे डाला था, कोई और फर्क नहीं हुआ है इसमें। स्टार्टिंग एलिमेंट जो है उसको सबसे लोवेस्ट एटॉमिक मास नंबर रहेगा, जो बढ़ता रहेगा आठवां एलिमेंट उसका हाईएस्ट रहेगा, ऐसा ऑर्डर में डाल दिया था। तो इस ऑर्डर में जो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास नंबर के ऑर्डर में जो डाला था 8-8 के ग्रुप में, इसमें एक चीज क्या देखा गया था, उन्होंने क्या बोला था, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट विल बी इक्वल टू द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 8th एलिमेंट। ये आप याद रखो। ऑक्टेव्स में सा री ग म प ध नी सा और सा सेम है ना, वैसे ही उन्होंने एलिमेंट्स को भी इसी तरीके से ऑर्डर में अरेंज किया था। जो पहला एलिमेंट रहेगा उसकी सारे के सारे केमिकल प्रॉपर्टीज विल बी इक्वल टू द 8 एलिमेंट्स केमिकल प्रॉपर्टीज, जैसा उन्होंने बताया था, स्टेट किया था। लेकिन वापस वही क्लॉज, साइंटिस्ट है, ह्यूमन बीइंग है, भगवान, सेम कंडीशन, इनका भी कुछ गड़बड़ हुआ। लेकिन अभी इनके कुछ एडवांटेजेस मैं बता देता हूँ। सबसे पहला एडवांटेज ये, इन्होंने कैल्शियम तक अपना पीरियोडिक टेबल को स्टेबल रखा, मतलब कैल्शियम जब जितने भी एलिमेंट्स थे उन सारे के सारे एलिमेंट्स को इन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल में डाल दिया। दूसरी बात, इन्होंने बहुत सारे एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, उनके प्रॉपर्टीज जाने। तीसरी बात, इनका जो ये लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था बहुत कारगर साबित हुआ, क्योंकि प्रॉपर्टीज डेवलप हो गए, एलिमेंट्स कौन से सेम है, जिनके प्रॉपर्टीज सेम है ये मालूम पड़ने लगा उनको। तो ऐसा आगे के जो साइंटिस्ट है जो अगला लॉ पेश करने वाले, उनको वही पता चलेगा कि हाँ चलो कोई और लॉ प्रपोज करने के पहले ये पेपर थोड़ा बहुत देख लेते, रेफर कर लेते कि कौन से एलिमेंट्स के सेम प्रॉपर्टीज हो। सो ही ऑल्सो, एक और चीज था जॉन न्यूलैंड्स का, कि ही ऑल्सो हैड कंप्राइज्ड और मेड अ पाथ, पर्टिकुलर प्लेस फॉर इनर्ट एलिमेंट, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, ये 3 एलिमेंट जो डिस्कवर हुए थे उनके लिए भी कुछ सूटेबल जगह अपने पीरियोडिक टेबल में डाल दिए थे। लेकिन साइंटिस्ट ह्यूमन है, भगवान ने, तो लिमिटेशंस भी थे बहुत सारे। लिमिटेशन सबसे पहला लिमिटेशन वो था कि जो हाइड्रोजन यूनिक एलिमेंट मैंने बताया था, इस बेचारे को कोई जगह नहीं था इस पीरियोडिक टेबल में। जगह इन द सेंस जगह है, लेकिन फिक्स जगह नहीं है। ये मेटल्स के साथ होना चाहिए कि नॉन मेटल्स के साथ, नो आइडिया। मैंने बताया था 3 कैटेगरी आ चुके थे, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स। तीनों कैटेगरी में से हाइड्रोजन का जगह कहाँ पे था, नो आइडिया, तो इसको कोई जगह नहीं मिला था, सबसे पहला लिमिटेशन। सेकेंड लिमिटेशन, जो एडवांटेज है वही इसका डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज नंबर 1 जो था न्यूलैंड्स का, कैल्शियम तक इन्होंने प्रॉपरली किया, वही इनका डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि कैल्शियम के बाद जो एलिमेंट्स आए उनको इनको अपना पीरियोडिक टेबल में डालने को नहीं हुआ। 56 एलिमेंट्स में से कैल्शियम 48th एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास नंबर 40 है। उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं, वहाँ 16 एलिमेंट्स, उनको अपने पीरियोडिक टेबल में डालने को नहीं हुआ 8-8 के ग्रुप में, क्योंकि वहाँ पे कंडीशन क्लॉज चेंज हो रहा था। फर्स्ट एलिमेंट का जो केमिकल प्रॉपर्टीज थे वेयर नॉट बी सेम और इक्वल टू द 8 एलिमेंट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इनका जो ऑक्टेव्स का लॉ है वो धीरे धीरे करके कैंसिल हो रहा था। थर्ड, इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में एक गड़बड़ दिखा दिया। एलिमेंट्स को डालते एक जगह पे एक ही ब्लॉक में, अभी ये 1 वाला एलिमेंट जो एक ब्लॉक, 2 वाला एलिमेंट दूसरा ब्लॉक, 3 वाला एलिमेंट ऐसे तीसरा ब्लॉक जाना चाहिए ना। इनका एक गलती ऐसा हो गया कि कहीं पे इन्होंने एक ही साथ 2 एलिमेंट को रख दिया एक ही ब्लॉक में, कोई जगह पे, सेम प्रॉपर्टीज की वजह से बहुत रिसेंबल कर रहे थे एक दूसरे को, इसके वजह से। सेकेंड गड़बड़ इन्होंने, ये जो हमारा थर्ड लिमिटेशन हो गया था, फोर्थ लिमिटेशन ये था इनका कि ये एक गड़बड़ के साथ साथ इन्होंने कोबाल्ट और निकल, आपने वो टेक्स्ट बुक में आप देखो, कोबाल्ट और निकल का जो एटॉमिक मास नंबर है, कोबाल्ट इज हैविंग अ लेस एटॉमिक मास नंबर एज कंपेयर्ड टू निकल। 28 है कोबाल्ट का और निकल का 29 है, बट निकल को पहले डाल दिया है और कोबाल्ट को बाद में। सबसे पहला चीज इन्होंने क्या प्रूव किया, बोला था कि मैंने अपने पीरियोडिक टेबल में सारे के सारे एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एटॉमिक मास नंबर में डाला है, छोटे से बड़ा। बट उनके पीरियोडिक टेबल में निकल पहले आता है, कोबाल्ट बाद में आता है। ये चौथा लिमिटेशन। इन सारे के सारे लिमिटेशंस के वजह से
इनका भी थियरी कैंसिल किया गया। तो बेसिकली दोस्तों जॉन न्यूलैंड्स का जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है आपको क्लियर हो गया रहेगा ऐसा मैं समझता हूँ। एंड आज का भी एक क्वेश्चन है एनर्जी बढ़ाने के लिए, एनर्जी रीइग्नाइट करने के लिए आप सबके अंदर व्यूज अगर आप दिखा रहे तो ये जो क्वेश्चन रहेगा वो बेसिकली नॉर्मल है। क्वेश्चन इज कि ऑक्सीजन जो है एलिमेंट जिसके बारे में मैंने बताया था यूनिक एलिमेंट है, एक क्वेश्चन जो तुम लोग को पूछना चाहिए वो था इज इट लिक्विफाइड, इज इट यूज्ड इन एलपीजी गैस सिलेंडर्स, हाउ कैन इट बी यूज्ड इन एलपीजी गैस सिलेंडर्स, इफ यस हाउ, इफ नो हाउ। प्लीज से योर आंसर इन एनी सॉर्ट ऑफ फॉर्मेट जो अभी की वेबसाइट है हमारे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट जो भी, बट मैंने सिर्फ 3 ही ऑप्शन दिया है, व्हाट्सएप, ईमेल आईडी और कमेंट बॉक्स ही दिया है, इंस्टाग्राम नहीं दिया मैंने। ये तीनों में आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।